नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है छोटी बहू के दहेज का धौस। भाभी, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने छोटी बहू के लिए है? क्या पूरा घर ही कर्ज में डुबो देने का इरादा है? अरे दीदी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो रानी हार दिल्ली से मंगवाया है। आखिर छोटे बेटे की शादी है, कोई कसर कैसे छोड़ दूँ? तभी बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर आई। सामने बिछी चमक दमक पर उसकी नज़र पड़ी तो कदम जैसे थम गए। आंखों में एक पल को चाह झलकी, पर तुरंत ही उसने उसे निगल लिया, जैसे हमेशा से करती आई थी। उसकी अपनी शादी में तो बस 5 सस्ती फीकी साड़ियाँ ही थमा दी गई थी। सपने तो उसने भी देखे थे, मगर यहाँ सपनों की कीमत भी दहेज के हिसाब से तय होती थी। तभी ननंद पायल ने तीखे तंज के साथ क्या क्या हुआ भाभी, ऐसे घूर क्यों रही हो? इन साड़ियों को नजर लगाएंगी क्या? क्या ये गहने आपके लिए नहीं है? बस चाय ही पिलाओगी? नाश्ता कहाँ है? पहले ढंग से नाश्ता बनाकर लाओ। पायल ने तीखे स्वर में कहा तो बड़ी बहू पूनम की आंखों में आंसू छलक आए। वह चुपचाप किचन की ओर मुड़ गई। मालती बुआ पीछे से बोली, अरे भाभी, अपनी बड़ी बहू के लिए कुछ नहीं लिया क्या? आखिर उसे भी अपने देवर की शादी में सजा धजा तो दिखना चाहिए। तुम्हारे घर की लक्ष्मी है वो। इतने में पायल ने तंज कसते हुए कहा, बुआ जी, इनके पास क्या कमी है? पुरानी साड़ियों का ढेर पड़ा होगा इनके पास, और अगर नहीं है तो मेरे पास 4-5 अच्छी साड़ियाँ हैं जो मैंने खुद रिजेक्ट कर दी थी। भाभी, मैं कल आपके लिए ले आऊँगी। मालती बुआ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तीखे शब्दों में जवाब दिया, तू अपने भाई की शादी में नया नया लहंगा पहनेगी और तेरी बड़ी भाभी तेरी उतारी हुई साड़ी पहने? यही सिखाया है तुम्हें? ललिता जी बोल पड़ी, दीदी, ये मत कहना कि ननद भाभी में उतरन नहीं चलती। बहन जैसा प्रेम होता है तो सब ठीक लगता है। मालती जी ने छोटी बहू के लिए आई साड़ियों में से एक गहरी लाल साड़ी उठाई और बड़ी बहू की ओर बढ़ाते हुए बोली, ले बहू, तेरे भी सजने संवरने के दिन है, इसे पहन लेना। वैसे भी छोटी बहू के लिए तो साड़ियों का ढेर आया है, एक साड़ी से क्या फर्क पड़ेगा? ललिता जी गुस्से में फूट पड़ी, दीदी, आप क्या कह रही हैं? ये उस लायक है भी? ये साड़ी पहनकर कोई परी नहीं बन जाएगी? सजने संवरने का शौक है तो अपने मायके से लाए सामान से पूरा करे, हमें क्यों दिखावा करना? उन्होंने साड़ी झटके से खींच ली और तिरस्कार भरे अंदाज में बोली, लाओ, ये साड़ी मुझे दो और जाओ किचन में नाश्ता बनाओ। ज़्यादा टुकुर टुकुर देखने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह चली गई। मालती जी ने धीरे से बड़ी बहू के कंधे पर हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, बहू, तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे साथ बाजार चलूंगी और तुझे एक अच्छी साड़ी दिला दूंगी, सीधे शोरूम से। बड़ी बहू पूनम चुप रह गई, मन ही मन सोचने लगी, शोरूम की साड़ी तो दूर, वह तो फुटपाथ से भी साड़ी नहीं खरीद सकती। उसके पास अपने नाम का 1 रुपया भी नहीं है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। वह सिसकियों को दबाते हुए काम में जुटी रही। उसका पति पवन कभी कभी अपनी सैलरी उसके हाथ में रखने की कोशिश भी करता तो मालती जी गुस्से में सारे पैसे झपट लेती। अरे, इसने अपने मायके में कभी पैसे देखे भी हैं और तू इसे पैसे देने चला है? अभी तेरी माँ जिंदा है, इस घर की मालकिन इसे बनाने का शौक है तुझे? जोरू का गुलाम बनने ते शर्म नहीं आती? और ये बाजार जाकर करेगी भी क्या? न पहनने का सलीका, न खरीदने की समझ। हम खुद ही ला देंगे इसके लिए जितना इसके बस का है। पवन सिर झुकाए खड़ा रह जाता। उसकी हिम्मत नहीं होती कि माँ के सामने एक शब्द भी बोल सके। उसके ओठ जैसे सिल जाते और पूनम की उम्मीदें हर बार की तरह चुपचाप टूट जाती। उधर ललिता जी अपनी ननद और बेटी के सामने सीना तान कर कह रही थी, इस बार तो छोटी बहू के पिता महंगी गाड़ी में विदा करेंगे। गाड़ी सीधे हमारे आंगन में आएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। फिर ओठ सिकोड़ते हुए बोली, बड़ी बहू से तो दहेज का सपना अधूरा ही रह गया। उसके कंगाल बाप ने तो अस्पताल में हाथ जोड़कर ही पल्ला झाड़ लिया था। समधन जी, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखिए। ऑक्सीजन मास्क लगाए पड़ा था और दे गया अपनी खाली झोली वाली बेटी। लेकिन अब देखना, छोटी बहू के साथ गाड़ी आएगी, बारातियों को चांदी के तोहफे मिलेंगे।
जब वहाँ से इतना सब आ रहा है तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ? मैं भी दिल खोलकर उनका स्वागत करूँगी, ऐसे कि पूरा मोहल्ला देखता ही रह जाए। उधर किचन में खड़ी पूनम के कानों में जैसे ही अपने पिता के लिए कंगाल और भिखारी जैसे शब्द पड़े, उसके सीने में कुछ गहराई तक चुभ गया, जैसे किसी ने उसके कलेजे को ये नोच डाला हो। आंखों से आंसू बहते रहे पर आवाज़ नहीं निकली। वह चुपचाप सब सहती रही। उसे अपनी माँ की सीख याद आ गई, बेटा, पिता के जाने के बाद भाई भाभी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना और ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर रहना। पूनम ने उस सीख को ही अपना धर्म बना लिया था, इसीलिए अपमान के हर घूंट को वह चुपचाप पी जाती और अपने टूटते दिल को भी किसी को दिखाने की इजाज़त नहीं देती। उधर ललिता जी ताना मारते हुए बोली, बड़ी बहू मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आई है, ऊपर से उम्मीद भी रखती है इज्जत की। मालती जी अब चुप नहीं रही। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, भाभी, जो बहू अपने हाथों से इस घर को संवारती है, उसे दहेज के तराजू में तौलना बंद कीजिए। हर चीज़ की कीमत पैसों से नहीं होती। अगले दिन जब बारात निकलने को तैयार थी, ललिता जी एक बदबूदार पुराने संदूक से काली पड़ चुकी बनारसी साड़ी निकाल लाई और तिरस्कार से बोली, ले इसे पहन ले, पुरानी है पर बनारसी है, कम से कम लोगों को तो लगेगा कि हमने तुझे कुछ दिया है, वरना तेरे ऊपर एक चवन्नी भी न छिड़कूं। पूनम ने साड़ी को देखा, उसकी बदबू ही बता रही थी कि सालों से उसे किसी ने छुआ तक नहीं। तभी पवन रसोई में आया। अपनी पत्नी की बेबसी देखकर उसका खून खौल उठा। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने माँ को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी आज किसी के सामने सिर झुकाए। जब पूनम नई साड़ी पहनकर बाहर आई तो ललिता जी का चेहरा उतर गया। ये कहाँ से आई? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। मालती जी मुस्कुराई और तंज कसते बोली, ये पति का प्यार है भाभी, आपकी नफरत से मैं भारी पड़ गया। ललिता जी उस पल निरुत्तर रह गई। शादी अच्छे से संपन्न हुई, सब मेहमान चले गए। पायल भी विदेश चली गई क्योंकि उसके पति को 5 साल के लिए विदेश भेज दिया गया था। शादी के बाद जब छोटी बहू सालू घर आई तो उसने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। माँ जी, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे रसोई का एक काम नहीं होगा। मुझे धुएं से एलर्जी है और मैं अपनी सेहत के साथ समझौता नहीं करती। सालू यानी छोटी बहू ने आते ही साफ कर दिया था कि वह घर का कोई काम नहीं करेगी। हर सुबह से रात तक पूनम ही करती रहती। कभी उसकी सहेलियों की खातिरदारी, कभी रिश्तेदारों की सेवा, तो कभी माँ बाप का स्वागत। काम करते करते वह एक दिन इतनी थक गई कि बुखार से निढाल हो गई। उसी समय पवन भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन ललिता जी को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसे लगभग घसीटते हुए किचन में ले गई और तेज आवाज में बोली, ये नाटक बंद कर, घर में पूजा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, मोहल्ले वाले आएंगे और तूने अभी तक प्रसाद तक नहीं बनाया। पूनम ने कमजोर आवाज में कहा, माँ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है और आपको प्रसाद की पड़ी है। आपने ही तो कहा था कि छोटी बहू घर की लक्ष्मी है, तो उससे ही रसोई की शुरुआत क्यों नहीं करवाती, उसे कुछ मीठा क्यों नहीं बनवाती? और इतना ही पैसों का घमंड है तो ऑनलाइन खाना मंगवा लीजिए। मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ जो दिन रात बिना रुके काम करती रहूँ। नौकरानी को भी लोग कुछ दिन की छुट्टी दे देते हैं। ललिता जी का गुस्सा फट पड़ा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। क्या एहसान कर रही है काम करके? दहेज में एक पैसा लाई नहीं, खाली हाथ आई थी और अब शेरनी बनकर दहाड़ रही है। अभी के अभी निकाल दूंगी तुझे इस घर से, समझी? जैसे आई थी वैसे ही खाली हाथ चली जा। पूनम की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उसकी आवाज़ नहीं कांपी। मम्मी जी, मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद अलग कर लूँगी, बस पवन को आने दीजिए। ललिता जी ने ताना मारा, क्यों? मेरा बेटा भी साथ ले जाएगी? वो मेरा बेटा है। ललिता जी चीख उठी, तो चल निकल यहाँ से अभी के अभी, ज़्यादा तमाशा मत बना। ललिता जी का गुस्सा जहर बनकर बरसा। तेरे बाप के पास तो कफन के भी पैसे नहीं थे और तू बड़े घर में रहकर अपने आप को रानी, महारानी, मालकिन समझने लगी है। अभी सारा घमंड निकाल देती हूँ, चल निकल यहाँ से।
पूनम तो शेरनी की तरह गरजी। मेरे पिता ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा था, संस्कार दिए थे जिनसे मैंने इस घर को जोड़े रखा, सबको प्यार दिया। लेकिन आपकी लाडली छोटी बहू आते ही घर तोड़ने पर तुली है। मैं बीमार होकर भी काम करूं और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर भी एक काम को हाथ न लगाए, यही आपका न्याय है? इतने में पवन भी वहां आ गया। उसने माँ को रोकते हुए कहा, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी पत्नी बीमार है और आप उसे एक गिलास पानी पूछने की बजाय घर से निकाल रही हैं। ललिता जी तिलमिला उठी, वाह बेटा, तू भी बीवी के पक्ष में खड़ा हो गया, बिक गया तू। पवन का धैर्य टूट गया। बस माँ, बहुत हो गया। मैं सालों से देख रहा हूँ, मेरी पत्नी को गुलाम बनाकर दिन रात काम करवाया गया, पैरों की जूती बना दिया, तब भी मैं चुप रहा। लेकिन आज आप छोटी बहू को सिर पर चढ़ा रही हैं। मान लिया मेरी पत्नी दहेज नहीं लाई, तो क्या मैंने कभी घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दिए? क्या मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई? अच्छा हुआ बुआ जी ने फ़ोन करके बता दिया कि पूनम बीमार है और उससे काम करवाया जा रहा है, वरना आप लोग तो उसे तोड़ ही देते, जीना उसका मुश्किल कर देते। पवन ने पूनम का हाथ थाम लिया और दृढ़ आवाज में कहा, अब बहुत हो गया माँ, मैं खुद ही अलग हो जाता हूँ। कम से कम मेरी पत्नी को इज्जत और सुकून तो मिलेगा। तभी बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और छोटी बहू सालू बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उससे लग रहा था अगर जेठानी चली गई तो वह इस घर की रानी बन जाएगी। अरे दीदी, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? सालू ने हाथ मटकाते हुए कहा, अगर आपको घर का काम भारी लग रहा है तो साफ साफ कह दो, माँ जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? वैसे भी आप जैसे छोटे घर के लोगों को जब थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ना, तो दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। पूनम बोली, सालू, तुम अभी इस घर में नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती और अपने पिता के पैसों के दम पर सबको नचा लोगी। याद रखना, जो सास मेरी नहीं वो कल तुम्हारी भी नहीं होगी। और रही बात काम की, तो अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से इस रसोई की कालिक तुम्हारे गोरे हाथों पर लगेगी। तब पता चलेगा कि महारानी बनना कितना मुश्किल है। सालू ने चिढ़कर अपने पति मनोज को पुकारा, मनोज, आप मुझे इस रसोई में काम करने के लिए लाए हो? मेरे डैड ने तो यही कहा था कि वहाँ नौकरों की फौज होगी। मनोज, जो हमेशा से अपनी माँ और भाई के साए में रहता था, आज अपनी पत्नी के उकसावे में आ गया। भैया, अब भाभी को समझाइए, माँ ने जो कहा वही सही है, आखिर बड़ा कौन है, यहाँ आपको झुकना चाहिए। यह सुनकर पवन ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, पवन, समय सबसे बड़ा होता है। आज तू अपनी पत्नी के मुंह में अंधा हो गया है, लेकिन कल जब हकीकत सामने आएगी तब शायद तेरे पास कोई कंधा ना बचे। पूनम अपने कमरे में गई। यह वही कमरा था जहाँ उसने 2 साल तक अपने रातों को आंसुओं से भिगोया था। उसने अलमारी खोली, वहाँ रखी उसकी वही 5 पुरानी साड़ियाँ उसने अपनी गरीबी और संघर्ष की याद दिला रही थी। पवन अंदर गया और उसे पैकिंग करते हुए देखने लगा। पूनम, क्या तुम सच में तैयार हो? हमारे पास अपना कोई घर नहीं है। मेरी सैलरी में सिर्फ एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल सकता है। वहाँ न यह सुख सुविधाएं होंगी, न यह बड़ा आंगन। तभी पूनम ने कहा, पवन, जहाँ सम्मान न हो वहाँ महल भी कब्रिस्तान जैसा होता है। मुझे झोपड़ी मंजूर है, बस वहाँ मेरा स्वाभिमान सुरक्षित रहे। और रही बात सुविधाओं की, तो मेहनत हम दोनों मिलकर करेंगे। पवन की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने भी अपना छोटा सा सूटकेस निकाला। बाहर हॉल में कावेरी जी अभी भी बड़बड़ा रही थी। उन्हें यकीन था कि पवन घर छोड़कर नहीं जाएगा। जाने दो उसे, 2 दिन बाहर खाएगी और फुटपाथ पर सोएगी तो अपने आप घुटनों के बल वापस आएगी। ललिता जी ने जोर से कहा, ताकि अंदर आवाज चला जाए। पूनम ने कमरे से निकलते हुए अंतिम बार उस घर की दीवारों को देखा। उसने रसोई की उस दहलीज को छुआ जहाँ उसने हजारों रोटियां सेकी थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिला था। जब वह मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो ललिता जी ने रास्ता रोक लिया। रुको तुम लोग, इस घर से सुई भी नहीं ले जा सकते। पवन, जो तूने घड़ी पहनी है वह भी मेरे पैसों की है। पवन ने अपनी घड़ी उतारी और मेज पर रख दी। माँ, यह घड़ी आपने मुझे नौकरी लगने पर दी थी, लीजिए।
और यह रही अलमारी की चाबियाँ, आपका कुछ नहीं चाहिए। पूनम ने अपनी कलाई से सोने की 2 चूड़ियाँ उतारी। यह उसकी शादी की इकलौती निशानी थी जो ललिता जी ने उसे दी थी। यह लीजिए माँ जी, आपने कहा था ना कि मैं कुछ लेकर नहीं आई थी, तो मैं कुछ लेकर जा भी नहीं रही हूँ। अब आपकी ये चूड़ियाँ आपकी उस छोटी बहू को दे दीजिएगा, जो शायद इन्हें पाकर भी आपकी सेवा नहीं करेगी। ललिता जी ने गुस्से में चूड़ियाँ पकड़ ली। उन्हें लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, तो घर में एक अजीब-सी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो आने वाली तूफ़ान का संकेत थी। रात के 10 बज रहे थे। पवन और पूनम एक पुराने मोहल्ले के एक छोटे से कमरे में बैठे थे। दीवारें सीलन भरी थी और ऊपर से पंखे की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे वह कोई पुराना दर्द सुना रहा हो। भूख लगी होगी तुम्हें? पवन ने पूछा। तो पूनम ने मुस्कुराकर एक छोटा-सा डिब्बा निकाला। रास्ते में जो बिस्कुट लिए थे, वही खा लेते हैं जी। आज की रात हमारे नए जीवन की पहली रात है। यह कमरा छोटा है लेकिन यहाँ आपके माँ के ताने नहीं गुज रहे। पवन ने पूनम को अपने सीने से लगा लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ पूनम, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ललिता जी के घर में भूख का तांडव शुरू हो चुका था। सालू बहू, जरा रसोई में जाकर कुछ बना लो, रात के 10 बज रहे हैं, ललिता जी ने प्यार से कहा। पर सालू अपने मोबाइल से नज़र हटाए बिना बोले, मम्मी जी, मैंने पवन से कह दिया वो खाना स्विगी से ऑर्डर कर रहा है। मुझे खाना बनाना नहीं आता और इस गर्मी में गैस के पास नहीं जा सकती। ललिता जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बाहर का खाना? बेटा, इस घर में कभी बाहर का खाना नहीं आया और वैसे भी मनोज की तनख्वाह अभी इतनी नहीं है कि रोज़ बाहर से मंगवाया जाए। तो फिर आप बना लीजिए मम्मी जी, सालू ने तपाक से जवाब दिया। कल तक जो आप कह रही थी कि आप बहुत फुर्तीली हैं, अब क्या हुआ? यह सुनकर ललिता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को घर से निकाल दिया। उधर पूनम ने पवन से कहा, वैसे आज मैंने पास के एक सिलाई सेंटर में बात की है। वह कह रहे थे कि अगर मैं उन्हें कुर्तियों पर कढ़ाई करके दूं तो वह मुझे हर पीस के हिसाब से पैसे देंगे। यह सुनकर पवन की आंखें भर आई। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। जरूरत पैसों की नहीं पवन, पूनम ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। जरूरत उस पहचान की है जो उस घर में कहीं खो गई थी। वहां मैं सिर्फ एक बहू थी जिसे दहेज न लाने का ताना मिलता था। यहाँ मैं वह बहू हूँ जो अपने दम पर अपने घर की ईंटें जोड़ेगी। उस रात बिना पंखा के भी दोनों को ऐसी नींद आई जो पिछले 2 सालों से कभी नहीं आई थी। वहाँ न तो ललिता जी के खर्राटों का डर था और न ही सुबह 4 बजे उठकर सबके लिए फरमाइशें पूरी करने का तनाव। इधर बड़े घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांति सुकून वाली नहीं थी। ललिता जी आदतन सुबह 6 बजे उठी और चिल्लाने लगी, बहू, ओ बहू पूनम, चाय लाओ। सिर फटा जा रहा है। आवाज़ खाली घर में गूंज कर वापस आ गई। अचानक उन्हें याद आया कि पूनम तो जा चुकी है इस घर से। उन्होंने भारी मन से रसोई का रुख किया। वहाँ बर्तनों का ढेर लगा था। कल रात जो बाहर से खाना मंगवाया गया था, उसके खाली डब्बे, झूठी प्लेटें सिंक में पहाड़ की तरह जमा थी। चींटियां उन पर दावत उड़ा रही थी। ललिता जी ने नाक सिकोड़ते हुए सालू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बहू, उठो ना बेटा, देखो रसोई की क्या हालत है। बदबू आ रही है, जरा मेरा हाथ बटा दो तो मैं चाय बना लूँ। अंदर से सालू की नींद में डूबी और चिड़चिड़ी आवाज़ आई, मम्मी जी प्लीज़ सुबह सुबह शोर मत कीजिए, मेरा स्लीप टाइम है। और रही बात बर्तनों की तो आप किसी काम वाली को क्यों नहीं लगा लेती? मुझसे यह सब नहीं होता। यह सुनकर ललिता जी स्तब्ध रह गई। जिस बहू के मायके की अमीरी के चर्चे उन्होंने पूरे मोहल्ले में किए थे, वह अब उन्हें काम वाली रखने की सलाह दे रही थी। उन्होंने खुद चाय बनाई। पहली बार एहसास हुआ कि पूनम की बनाई चाय में सिर्फ शक्कर नहीं, उसका समर्पण भी घुला होता था। शाम को पवन दफ्तर से लौटा तो सालू ने कहा, सुनो मनोज, मम्मी जी कह रही थी कि घर का बर्तन साफ करो, तुम उन्हें समझा दो कि मैं यह सब करने के लिए नहीं आई हूँ। मनोज ने अपनी माँ की तरफ देखा जो सोफे पर थकी हारी बैठी थी। माँ,
सालू ठीक कह रही है, आप क्यों इसे परेशान करती हैं? कल से एक बाई लगा लीजिए। बेटा, बाई के पैसे कहाँ से आएंगे? पवन तो अपनी पूरी तनख्वाह घर के खर्चे के लिए देता था, जिससे बिजली का बिल और राशन आता था। अब उसकी कमाई चली गई और तुम्हारी कमाई से तो सालू के ब्यूटी पार्लर का बिल भी पूरा नहीं होता। तो क्या मैं भाई साहब के पैरों में गिरकर उन्हें वापस बुला लूं? आपने ही तो उन्हें निकाला था। ललिता जी कुछ बोल नहीं पाई। बस पेट की भूख और घर की व्यवस्था उन्हें धीरे धीरे कुचल रही थी। उधर महीना बीते बीते पूनम की सिलाई का काम अच्छा चल पड़ा। वह रात रात भर जाकर कपड़ों पर जरी का काम करती। उसकी उंगलियों में सुई चुभने के निशान पड़ जाते, पर जब वह उन रुपयों को गिनती जो उसने खुद कमाए थे तो सारा दर्द छूमंतर हो जाता। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों को पता चला कि बड़ी बहू बहुत सुंदर डिजाइन बनाती है। जो औरतें कभी ललिता जी के घर जाकर पूनम को बेचारी समझती थी, अब उनके पास अपने कपड़े सिलवाने आने लगी। पूनम ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ढाल बना लिया था। इधर ललिता जी के घर में के दरों में चौड़ी होती जा रही थी। सालू के ने घर के खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने ललिता जी के पसंद की दाल चावल बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे फास्ट फूड पसंद था। मम्मी जी, अब से घर में से वही बनेगा जो मैं खाऊंगी। आपको अगर सादा खाना है तो अपने लिए अलग से बना लिया करना। सालू ने दो टूक शब्दों में कह दिया। पूनम मनोज मूक दर्शक बना देखता रहा। उसे डर था कि अगर वह सालू के खिलाफ बोला तो अपने मायके चली जाएगी और उसके ससुर जी जो फ्लैट देने का वादा कर चुके हैं वह हाथ से निकल जाएगा। यह सब देखकर ललिता जी अब रसोई में अकेले बैठकर रोती रहीं। उन्हें याद आया कि कैसे पूनम उनके कहने से पहले ही उनके पसंद के पकौड़े बना देती थी, कैसे वह उनके पैरों में तेल की मालिश करती थी। आज सालू उनके पास से गुजरती तो परफ्यूम की खुशबू आती, पर ममता और प्यार की नहीं। एक दिन ललिता जी बाजार गईं तो अचानक पूनम पर उनकी नज़र पड़ी। पूनम के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। ललिता जी का मन हुआ कि उसे कहे, पुकारे, पर उनका अहंकार आगे आ गया। तभी उन्होंने देखा कि पूनम के पास एक बड़ा दुकान का मालिक आया और उसे ढेर सारे कपड़ों के पैकेट दिए और कहने लगा, आपके डिजाइन की बहुत मांग है, यह लीजिए इस हफ्ते का पेमेंट। उस मालिक ने सम्मान के साथ कहा। ललिता जी यह देखकर दंग रह गई। जिसे उन्होंने दो फूटी कौड़ी की औरत कहा था, वह आज अपने नाम से पहचानी जा रही थी। उनके दिल में पछतावे की एक छोटी सी चिंगारी सुलग उठी। घर पहुंची तो ललिता जी को बुखार हो गया था। उन्होंने सालू को आवाज दी, बहू जरा सिर पर पट्टी रख दो, बहुत जलन हो रही है। तभी सालू अपने कमरे से निकली, हाथ में अपना मेकअप किट लिए। ओ गॉड मम्मी जी, आपको हमेशा तभी बीमार होना होता है जब मुझे पार्टी में जाना होता है। मनोज चलो ना, लेट हो रहे हैं। मम्मी जी को कोई गोली दे दो, ठीक हो जाएंगी। मनोज ने झिझकते हुए कहा। सालू, माँ की हालत ठीक नहीं लग रही। तो क्या मैं डॉक्टर हूँ? सालू चिल्लाई। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। मनोज अपनी माँ को अकेला छोड़कर सालू के पीछे भाग गया। ललिता जी ने अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी रही। उन्हें उस दिन की याद आई जब पूनम को बुखार था और उन्हें उसे जबरदस्ती रसोई में भेजा था। आज नियति ने अपना चक्कर पूरा कर लिया था। वही तड़प, वही अकेलापन अब उनका नसीब था। ललिता जी उस अंधेरे कमरे में अकेली पड़ी थी। घर के भीतर की शांति उन्हें काट खाने को दौड़ रही थी। बुखार के कारण उनका शरीर तप रहा था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा जल रहा था। कितनी बेवकूफ थी मैं, ललिता जी ने बुदबुदाया। सोने को पीतल समझकर फेंक दिया और कांच के टुकड़े को तिजोरी में सजा लिया। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वे रसोई की तरफ जाने लगी तो अचानक उन्हें चक्कर आया और वो फर्श पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस कड़वे सच के थे जिसे उन्होंने खुद बोया था। उन्होंने सोचा, अगर आज पूनम यहाँ होती तो क्या मुझे इस हाल में छोड़ती? वह तो मेरे बिना कहे कि जान जाती थी कि मुझे कब पानी चाहिए, कब दवा। उधर शहर के दूसरे छोर पर पूनम का छोटा सा कमरा अब एक छोटी सी कार्यशाला में तब्दील हो चुका था। उसने दो और जरूरतमंद औरतों को अपने साथ काम पर रख लिया था।
पवन अब सिर्फ सुपरवाइजर नहीं था, वह शाम को पूनम के तैयार माल की डिलीवरी करने में मदद करता। पूनम आज बड़े शोरूम से ऑर्डर आया था। पवन ने उत्साह से कहा, लोग तुम्हारे हाथ की कढ़ाई के दीवाने हो गए हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनकी बुटीक के लिए एक स्पेशल कलेक्शन तैयार करो। यह सब आपकी हिम्मत का नतीजा है जी। अगर उस दिन आपने मेरा हाथ थाम कर उस घर से बाहर न निकाला होता तो आज भी मैं सिर्फ रोटियों के बीच अपनी जिंदगी ढूंढ रही होती। पवन ने गौर किया कि पूनम के व्यक्तित्व में एक नई चमक आ गई थी। वह अब डर कर बात नहीं करती थी, उसके शब्दों में वजन था। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और भी ज्यादा निखार दिया था। अगले दिन सुबह मनोज और शालू जब पार्टी से लौटे तो ललिता जी रसोई के सामने लेटी हुई मिली। यह देखकर मनोज घबरा गया। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी शालू ने तंज कसते हुए कहा, ओहो, ड्रामे शुरू हो गए। मनोज, लगता है माँ जी को आपकी सहानुभूति चाहिए। वैसे भी कल रात पार्टी में कितना मजा आया है ना। मेरे डैड कह रहे थे कि वो अगले महीने हमें नया फ्लैट शिफ्ट करवा देंगे। मनोज ने पहली बार शालू को कड़े लहजे में कहा, चुप रहो शालू, देख नहीं रही हो, माँ को होश नहीं है। उसने अपनी माँ को उठाकर बिस्तर पर लेटाया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने साफ कहा कि इन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और कमजोरी है। समय पर खाना और देखभाल न मिली तो हालत बिगड़ सकती है। शालू ने वहीं खड़े खड़े कह दिया, देखभाल? मनोज, मैं अपनी बेटी खराब नहीं कर सकती। अगर माँ जी इतनी बीमार है तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में या अस्पताल में भर्ती करवा दो। मैं यहाँ 24 घंटे इनकी सेवा के लिए नहीं बैठी हूँ। तो मजबूर होकर मनोज ने अपने भाई पवन को फ़ोन किया, भैया, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें देखभाल की ज़रूरत है, क्या आप एक बार आ सकते हैं? पवन का दिल पसीज गया। उसने पूनम की तरफ देखा तो पूनम ने फ़ोन लिया और शांत स्वर में कहा, मनोज, माँ जी की सेवा के लिए तो उनकी नई बहू है ना प्यारी लाडली, उसने तो माँ जी को बहुत दहेज ला कर दिया है, उसके पास तो फ्लैट भी है, फिर हमें क्यों बुला रहे हैं? हम तो खाली हाथ निकाला था। इतना कहकर पूनम ने फ़ोन काट दिया। वह जानती थी कि अगर वह चली गई तो ललिता जी को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा जिंदगी भर। उसने पवन से कहा, हम चाहेंगे लेकिन अभी नहीं। उन्हें यह समझने दीजिए कि रिश्तों की कीमत नोटों की गड्डी से नहीं बल्कि साथ खड़े होने से होती है। दिन बीतते गए। सालू के पिता का वह फ्लैट वाला वादा एक छलावा निकला। दरअसल सालू के पिता खुद कर्ज में डूबे थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी सिर्फ इसलिए धूमधाम से की थी ताकि कोई अमीर घर मिल जाए। जब मनोज को यह पता चला तो घर में कोहराम मच गया। तुमने मुझसे झूठ बोला शालू, तुमने कहा था कि तुम बहुत अमीर हो। मनोज चिल्लाया तो सालू ने अपना असली रंग दिखाया। तो क्या तुम बहुत बड़े राजा महाराजा हो? तुम्हारा यह घर भी गिरवी में है, मुझे सब पता चल गया है। तुमने भी तो अमीरी का दिखावा किया। इस भिखारी घर में रहने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मेरे डैड ने फ्लैट नहीं दिया तो क्या हुआ? अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। उसने अपना सारा कीमती सामान पैक किया और मनोज को तलाक की धमकी देकर अपने मायके चली गई। मनोज अकेला रह गया। कर्ज वाले घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। कर्जदार ललिता जी का वह अहंकार, वह हवेली जैसा घर अब उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। अगले दिन शाम को जब मनोज और ललिता जी अंधेरे में बैठे थे तो दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। पवन और पूनम अंदर आए तो मनोज तुरंत भाई के पैरों में गिर पड़ा। भैया, अब सब खत्म हो गया। सालू हमें छोड़कर चली गई, घर हमारा बिकने वाला है, माँ की हालत देखिए। पवन ने मनोज को उठाया और बोला, मैंने कहा था ना कि मेरा भी समय आएगा। पूनम आगे बढ़ी और उसने ललिता जी के ठंडे हाथों को थाम लिया। तो ललिता जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बहू, तू आ गई। मुझे लगा था कि तू कभी वापस नहीं आएगी। पूनम ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं उस बहू के रूप में वापस नहीं आई हूँ जिसे आप दबा सकती थी। मैं उस बेटी के रूप में आई हूँ जो अपने घर को बिखरते नहीं देख सकती। चलिए हमारे साथ। वो छोटा घर जरूर है पर वहाँ सुकून की 2 रोटी मिलेगी। अगले दिन ललिता जी उस छोटे से कमरे में आ गई। उन्होंने देखा वहाँ कोई नौकर नहीं था, फिर भी घर चमक रहा था। सुबह जब पूनम चाय लेकर आई
तो ललिता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे वह चूड़ियाँ वापस देनी है जो मैंने तुमसे छीन ली थी। तो पूनम ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, उन चूड़ियों की चमक फीकी पड़ चुकी है। मेरा असली गहना तो आपकी आंखों में यह पछतावा और प्यार है। अब आप बस आराम कीजिए। ललिता जी को समझ आ गया था कि असली ठेकेदारी नफरत में नहीं बल्कि प्रेम में होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।